प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 की विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। पिछले लेक्चर में आपको जर्नल साइंस के कुछ टॉपिकों के बारे में अध्ययन कराया गया था। रिवाइज के रूप में आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक जो है पिछले लेक्चर में कराए गए थे। विज्ञान के बारे में उसकी परिभाषा क्या है, कौन से वेद में उसका वर्णन है, विज्ञान विषय किससे लिया गया है, साइंस शब्द कहाँ से लिया गया है। प्रमुख शाखाएं सैकड़ों होती हैं विज्ञान की, लेकिन उनमें से फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, बायोलॉजी के बारे में और इसके अलावा जो है बायोलॉजी की प्रमुख शाखा है बॉटनी और जूलॉजी, उसके बारे में आपको बताया गया था। उसमें भी परिभाषा है, उसके जनक कौन कौन से हैं, इसका अध्ययन कराया गया था। आज का जो टॉपिक है वो है प्रतीक। प्रतीक इंग्लिश में बोलते हैं सिंबल, SYMBOL, सिंबल। प्रतीक के बारे में अध्ययन करना है। सबसे पहले प्रतीक की परिभाषा क्या है, मतलब डेफिनेशन ऑफ सिंबल। प्रतीक की परिभाषा, पहला पॉइंट, क्या परिभाषा होती है प्रतीक की? प्रतीक की परिभाषा होती है तत्व जो होते हैं ना, तत्व इनका संक्षिप्त रूप, तत्व के नाम का संक्षिप्त रूप, मतलब या तो अंग्रेजी नाम होना चाहिए, या तो अंग्रेजी नाम होना चाहिए, और अंग्रेजी नाम नहीं है तो तत्व का लैटिन नाम। तत्व का या तो कैसा नाम अंग्रेजी में, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अंग्रेजी में नाम हो गया HY, स्पेलिंग DROGEN, ये तो हो गया अंग्रेजी में। अब हमें क्या करना है, इसको शॉर्ट में लिखना है। हाइड्रोजन लिखने में ज़्यादा समय लगता है, संक्षिप्त रूप लिखना है, छोटा रूप। तो हमने इसके लिए जो है प्रतीक तैयार कर दिया, वैज्ञानिक ने प्रतीक तैयार कर दिया H। तो H को देखते ही हम तुरंत पहचान लेंगे कि ये किसका प्रतीक है, हाइड्रोजन का। लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके क्या है, अंग्रेजी नाम से काम नहीं चलता है और उनके लिए जो है लैटिन नाम होते हैं। और जैसे सोडियम है, SODIUM, अंग्रेजी नाम है, लेकिन अंग्रेजी नाम से काम नहीं चल रहा है। तो अंग्रेजी नाम से काम नहीं चल रहा है तो उसके लिए लैटिन नाम है। अब इसमें S है तो इसका प्रतीक इससे शुरू होना चाहिए, किससे? S से, लेकिन इसका प्रतीक S होता ही नहीं है। और सोडियम का प्रतीक हम लिखते हैं क्या, Na लिखते हैं। अब Na क्यों लिखते हैं? क्योंकि लैटिन नाम है इसका, सोडियम का लैटिन नाम है, और लैटिन नाम है नेट्रियम, NATRIUM, और उसमें से प्रतीक बनाया है Na। N रख नहीं सकते क्योंकि नाइट्रोजन का है पहले से ही, पहचान करने के लिए अलग से एक अक्षर और लगाया गया है। तो क्या परिभाषा हुई? तत्व के अंग्रेजी नाम, तत्व के अंग्रेजी नाम, अंग्रेजी नाम नहीं है तो लैटिन नाम। भाई या तो अंग्रेजी नाम से काम चल जाए, जैसे कार्बन है, कार्बन का अंग्रेजी के नाम से चल जाएगा C, मैग्नीशियम का चल जाएगा Mg, पोटेशियम का नहीं चलेगा, पोटेशियम का P चालू होता है लेकिन K है, लैटिन नाम। तत्व के अंग्रेजी नाम या लैटिन नाम का संक्षिप्त रूप, ये परिभाषा होगी तत्व के प्रतीक की। किसकी हुई है? तत्व के प्रतीक की। तो परिभाषा लिखनी है, पहला पॉइंट लिखना है तत्व के अंग्रेजी नाम या लैटिन नाम का
लैटिन नाम का संक्षिप्त, संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा, संक्षिप्त रूप प्रतीक कहलाता है। प्रतीक कहलाता है प्रतीक कहलाता है। अगला पॉइंट, प्रतीक की खोज कौन से वैज्ञानिक ने और कौन से सन में की, मतलब कब हुई, प्रतीक की खोज कब और किसने की, प्रतीक की खोज कब और किसने की, ये प्रश्न कंपटीशन के हिसाब से बनता है। 1813 की बात है, सन 1813। वैज्ञानिक का नाम है बर्जीलियस। क्या नाम है वैज्ञानिक का? बर्जीलियस। सन 1813 में बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रतीक की खोज की। तो प्रतीक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बर्जीलियस। सन की बात पूछे, कब पूछेगा, तो 1813। तो दूसरा पॉइंट में हमको यही लिखना है, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले। प्रतीक की खोज, प्रतीक की खोज सन 1813 में बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने की। प्रतीकों के बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक बर्जीलियस, सन 1813। अगली बात, थर्ड नंबर पॉइंट, प्रतीक जो होते हैं, जैसे प्रतीक जो लिखे जाते हैं वो या तो एक अक्षर के होते हैं या दो अक्षर के होते हैं। प्रतीक या तो एक अक्षर का रहेगा अंग्रेजी में, और एक अक्षर नहीं है तो दो अक्षर का रहेगा। जैसे कार्बन है, कार्बन का प्रतीक है क्या, सी। कितना अक्षर हो गया, एक अक्षर हो गया। मैंने लिखा मैग्नीशियम, Mg, कितने अक्षर हो गए, दो। कैल्शियम Ca, दो। हाइड्रोजन H, एक। मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि प्रतीक जो है या तो एक अक्षर का रहेगा या दो अक्षर के होते हैं। पॉइंट इसमें लिखेंगे, प्रतीक एक या दो एक या दो अंग्रेजी अक्षर के होते हैं। प्रतीक एक या दो अंग्रेजी अक्षर के होते हैं, मतलब तीन अक्षर में नहीं रहेगा प्रतीक। जो वास्तविक प्रतीक तत्वों के होते हैं, इस जो परमानेंट होते हैं, वो ये एक अक्षर में या दो में। अब बात ये है, अगला पॉइंट ये है कि जब अक्षरों को लिखा जाता है तो कैसे लिखेंगे। प्रतीक लिखने का मतलब क्या नियम है। पहला जो अक्षर है, चाहे वो अकेला है चाहे उसमें डबल है, मतलब जैसे दो अक्षर का है प्रतीक, या एक अक्षर का है या दो का, पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। कैपिटल लेटर का मतलब है बड़े अक्षरों में अंग्रेजी के बाद, मतलब बड़ी ABCD में पहला अक्षर। दूसरा अक्षर यदि लिखा जाएगा तो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, छोटे में। मैग्नीशियम लिखा हमने, जैसे मैग्नीशियम का लिख दिया M और ये G लिख दिया, ये मैग्नीशियम का प्रतीक नहीं है, बिल्कुल गलत है। मैंने लिखा Mg, ये भी गलत है।
मैंने लिखा Mg, ये मैग्नीशियम का प्रतीक नहीं है। मैंने लिखा Mg, ये सही है। जैसे क्लोरीन लिखा हमने, क्लोरीन का पहला अक्षर C बड़ा, दूसरा अक्षर L जो है वो कैसे लिखना पड़ेगा, छोटा। पहला अक्षर कैपिटल लेटर में, दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा होना चाहिए। तो इस पॉइंट में यही लिखना है, प्रतीक का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों, बड़े अक्षर का मतलब होता है कैपिटल लेटर्स, तथा दूसरा अक्षर, प्रतीक का जो दूसरा अक्षर है अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट ये है कि कुछ तत्वों के प्रतीक, कुछ तत्व ऐसे हैं उनके प्रतीक जो है अंग्रेजी नाम से नहीं लिखे जाते हैं, लैटिन नाम से लिखे जाते हैं। कुछ तत्वों के प्रतीक किसके आधार पर लिखे जाएंगे, लैटिन नाम के आधार पर, उनके लैटिन नाम रहेंगे। अब उन तत्वों के जिनके लैटिन नाम हैं उनके लैटिन नाम याद रखने पड़ेंगे। ऐसे तत्व 12 तत्व हैं। ऐसे तत्व कितने हैं, 12 तत्व हैं। उन 12 तत्वों को याद रखना पड़ेगा, उनके लैटिन नाम याद रखने पड़ेंगे। लैटिन नाम के आधार पर बनाएंगे ये प्रतीक है। एक टेबल तैयार होगी, इसमें 5वें पॉइंट में लिखना है कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन नाम के आधार पर, लैटिन नाम के आधार पर लिखे जाते हैं, लैटिन नाम के आधार पर लिखे जाते हैं। जैसे अब उन तत्वों के नाम लिखने हैं जिनके लैटिन नाम हैं। एक टेबल तैयार करेंगे, टेबल के माध्यम से क्रम संख्या, तत्व का नाम, लैटिन नाम, प्रतीक, एक तत्व है जिसका नाम है सोडियम। स्पेलिंग यदि याद रखें तो स्पेलिंग होती है SODIUM। अब सोडियम S से चालू होता है, लेकिन यदि इसका प्रतीक की बात करें तो इसका प्रतीक होता है Na। क्या प्रतीक है, Na। सोडियम का प्रतीक क्या है, Na।
अब Na क्यों है, S तो नहीं लिखा, हमने लिखा है Na, क्योंकि इसका लैटिन नाम है नेट्रियम। नेट्रियम स्पेलिंग याद करें तो NaTrium, और नेट्रियम के आधार पर N यहाँ से ले लिया, A यहाँ से ले लिया और प्रतीक हो गया Na। दूसरा पोटेशियम। पोटेशियम तत्व का नाम है पोटेशियम। स्पेलिंग यदि देखें POTASSIUM। अब पोटेशियम के आधार पर यदि हम चलें तो प्रतीक P है, मतलब P से चालू होना चाहिए, लेकिन इसका प्रतीक होता है K। अब K क्यों होता है, क्योंकि इसका लैटिन नाम है कैलियम। कैलियम, कैलियम की स्पेलिंग KALLIUM। स्पेलिंग के आधार पर देखें तो कैलियम K से चालू होता है, प्रतीक हो गया K। लोहा। लोहे को अंग्रेजी में बोलते हैं आयरन, और आयरन की स्पेलिंग होती है IRON, लेकिन प्रतीक होता है प्रतीक होता है इसका FE। लोहे का प्रतीक होता है FE, क्योंकि इसका लैटिन नाम है, लोहे का लैटिन नाम होता है फेरम, और स्पेलिंग है FERRUM। F यहाँ से ले लिया E और FE हो गया। अगला तत्व है तांबा। तांबा, तांबा अंग्रेजी में बोलते हैं कॉपर, COPPER। इसका प्रतीक होता है CU। CU किसके आधार पर है, लैटिन नाम है तांबे का क्यूप्रम। CUPRUM। अगले तत्व का नाम है सोना, अंग्रेजी में बोलते हैं गोल्ड। इसका प्रतीक होता है सोने का AU। क्योंकि लैटिन नाम है ओरम। ओरम, AURUM। अगले तत्व का नाम है चांदी, अंग्रेजी में बोलते हैं सिल्वर। प्रतीक होता है AG। क्यों होता है, क्योंकि लैटिन नाम चांदी का अर्जेंटम। अर्जेंटम, ARGENTUM, अर्जेंटम। छह तत्व तो ये हैं, एक बार इसको दोबारा देखेंगे। सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम, और नेट्रियम के आधार पर प्रतीक लिखा है Na। यदि आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि सोडियम का प्रतीक Na होता है क्यों, तो हम क्या कहेंगे, हम बताएंगे क्योंकि इसका लैटिन नाम नेट्रियम है, और नेट्रियम के आधार पर प्रतीक लिखा है Na। सोडियम, नेट्रियम, Na। पोटेशियम, कैलियम, K। पोटेशियम का कैलियम होता है, और कैलियम के आधार पर प्रतीक लिख दिया K। लोहे का फेरम Fe, लोहा फेरम Fe। तांबे का क्यूप्रम Cu, सोने का ओरम AU, और चांदी का अर्जेंटम के आधार पर लिख दिया AG।
अब इनको क्या है, जैसे मान लो सभी जो बच्चे कमज़ोर स्थिति में हैं उनके याद करने में दिक्कतें आएंगी। उन्हें बार बार याद करना पड़ेगा, लिख लिख के याद करना पड़ेगा, धीरे धीरे याद होंगे। ऐसे याद करना है, तरीका ये है याद करने का, सोडियम नेट्रियम Na, बार बार बोलेंगे सोडियम नेट्रियम Na, सोडियम नेट्रियम Na। मतलब ये है कि सोडियम तत्व का नाम है, लैटिन नाम नेट्रियम है और प्रतीक जो है Na। ऐसे धीरे धीरे याद होंगे। 2-3 दिन तक यदि इनको रिवाइज करेंगे तो ये याद हो जाएंगे। जो बच्चे जिनकी मेमोरी अच्छी है, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनके जल्दी याद हो जाते हैं, लेकिन कमज़ोर बच्चों के भी याद हो जाते हैं। सभी को याद करना है। कोशिश ये करें कि सभी बच्चे इनको याद करें, क्योंकि बीच में जब सूत्र बनेंगे तो वहाँ दिक्कतें आएंगी यदि लैटिन नाम याद नहीं रहेंगे तो। अगला जो तत्व का नाम है, 6 तो ये हो गए, 6 और हैं। अगले तत्व का नाम है 7 नंबर, जस्ता। अंग्रेजी में बोलते हैं जिंक। लैटिन नाम होता है इसका जिंकम, ZINCUM, और जिंकम के आधार पर लिखेंगे ZN। जस्ता, जिंकम, ZN। अगला जो तत्व है तत्व का नाम है टिन, और टिन की स्पेलिंग होती है TIN, टिन। लैटिन नाम होता है टिन का स्टेनम, STANNUM, और स्टेनम के आधार पर प्रतीक तैयार किया है SN। अगला तत्व है सीसा। शीशे को अंग्रेजी में बोलते हैं लेड, LEAD, लेड। लैटिन नाम होता है प्लम्बम, PLUMBUM, और प्लम्बम के आधार पर प्रतीक शीशे का है PB। इसको ध्यान से लिखें, कई बच्चे जो कमज़ोर बच्चे हैं वो PD लिख देते हैं, PD नहीं PB। PD अलग तत्व है, ये पैलेडियम है, PD तो अलग होता है। ये है पैलेडियम, ये है PB। अगला है पारा। अंग्रेजी में बोलते हैं मरकरी, MERCURY। इसका लैटिन नाम थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा टफ है, उसको याद करने की कोशिश करें। हाइड्रेजिरम। देखो कैसे बोलेंगे इसको, इधर हाइड्रेर, ये ड्रे और फिर आदर है, ड्रेर जिरम, जीरम। स्पेलिंग है HYDRAR, हाइड्रेर, और GIRUM, ये हो गया जिरम। और हाइड्रेट जिरम के आधार पर लिखते हैं HG, तो पारे का प्रतीक आएगा HG। अगला है तत्व का नाम है एंटीमनी। स्पेलिंग है ANTIMONY, एंटीमनी। लैटिन नाम है स्टीबियम, लैटिन नाम स्टीबियम, STIBIUM, और स्टीबियम के आधार पर प्रतीक लिखेंगे SB।
लास्ट जो तत्व है उसका नाम है टंगस्टन। स्पेलिंग है TUNGSTEN, टंगस्टन। लैटिन नाम होता है वोल्फ्राम। वोल्फ्राम स्पेलिंग है WOL FRAM, वोल्फ्राम। वोल्फ्राम और प्रतीक आएगा W। ये 12 तत्व हैं। इन 12 तत्वों के लैटिन नाम सभी विद्यार्थियों को याद करने हैं। बार बार रिपीट करेंगे तो ये याद हो जाते हैं। शुरू में जैसे याद करेंगे भूल जाते हैं, लेकिन बार बार फिर याद करेंगे तो याद हो जाते हैं। अगला जो टॉपिक है ये तो प्रतीक का है। प्रतीक का समाप्त हो गया। विज्ञान में गिनती। विज्ञान में गिनती एक से लेकर और 10 तक याद करनी है। विज्ञान में गिनती 1 से 10 तक सभी बच्चों को याद रखना है। 1 से 10 तक गिनतियों को, क्योंकि कुछ सूत्रों के जब नाम बोलते हैं तो उसमें गिनतियां काम में आती हैं। अब विज्ञान में गिनती कौन कौन सी है 1 से 10 तक? 1 नंबर जो है ना उसको विज्ञान में बोलते हैं मोनो। क्या बोला जाता है? मोनो बोलते हैं। MONO, मोनो। MONO, MONO, मोनो। और मोनो का मतलब हो गया कितना? 1। मतलब 1 को भी क्या बोलेंगे? मोनो। विज्ञान में यदि 1 की कभी बात आएगी तो उसको बोला जाएगा मोनो। 2 नंबर को क्या कहते हैं? 2 नंबर को बोलते हैं डाई। स्पेलिंग है DI। ये हो गया 2 नंबर। 3 नंबर ट्राई, TRI। ये हो गया 3। 4 नंबर को बोलते हैं टेट्रा। TETRA। 5 नंबर को बोलते हैं पेंटा। PENTA, पेंटा। पेंटा का मतलब है 5। 1 नंबर मोनो, 2 को डाई, 3 नंबर ट्राई, 4 नंबर टेट्रा, 5 नंबर पेंटा। 4 नंबर, अब इनमें क्या है बीच बीच में से अपन को जैसे 5 नंबर है 5 को बोलेंगे पेंटा। 3 पूछे भाई 3 को क्या बोलते हैं? ट्राई। 2 को क्या बोलते हैं? डाई। डाई का मतलब कितना है? 2। पेंटा का मतलब कितना है? 5। मोनो का मतलब कितना है? 1। अब इसमें क्या है 4 नंबर जो गिनती है इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं। ये क्या लिख रहा है? टेट्रा। कुछ बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में ऐसे बोलते हैं, ट्रेटा नहीं, ये तो है ट्रेटा। ये गलत है। ये अपन को बोलना है टेट्रा। स्पेलिंग लिखी हुई है, स्पेलिंग में देखें टेट्रा। तो 4 नंबर की जो गिनती है वो ट्रेटा नहीं है, टेट्रा है। टेट्रा, इसको बार बार रिपीट करेंगे, याद है टेट्रा। टेट्रा का मतलब 4। 6 नंबर जो है उसको बोलते हैं हेक्सा। HEXA, हेक्सा का मतलब 6। 7 नंबर है हेप्टा।
HEPTA, हेप्टा, हेप्टा का मतलब 7। 8 नंबर है ऑक्टा, ओ आधा क्या लिखना है बीच में, ऑक्टा, OCTA, ऑक्टा का मतलब है 8। नौना, NONA, नौना, नौना का अर्थ होता है 9। 10 नंबर गिनती को बोलते हैं डेका, DECA, DECA, और डेका का मतलब 10। गिनती नंबर 6 हेक्सा है। अब इनमें क्या है मिस्टेक होती है, बच्चे जब लिखते हैं तो जैसे यहाँ लिखना है हे, आधा कै लिखना है और सा, हेक्सा। 7 नंबर में क्या करना है, हेप्टा है, हे बीच में कै नहीं है, आधा पै है, हेप्टा। 7 को बोलेंगे हेप्टा। फिर 8 में फिर क्या है, ऑक्टा है। 6 में भी आधा कै और 8 में भी आधा कै है बीच में। हेक्सा का मतलब 6, हेप्टा का मतलब 7, ऑक्टा का मतलब 8, और नौना का मतलब 9 होता है, और डेका का मतलब 10। तो गिनती हमारे पास होगी 10। कितनी कह देखो, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नौना, डेका। अब कैसे काम आती है, एक एग्जाम्पल वैसे थोड़ा सा बता रहे हैं, जब डिटेल से पढ़ाएंगे चैप्टर जब वहाँ पता चलेगा। जैसे मैंने एक सूत्र लिखा CO2, क्या सूत्र लिखा है, ये किसका सूत्र है, ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। शुद्ध बोलना है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैसे, ये तो हो गया कार्बन, कार्बन का प्रतीक C होता है। ऑक्सीजन कितनी है यहाँ में, 2 को क्या कहते हैं, डाई, और इसको बोलेंगे ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। और एक सूत्र होता है CO, ये भी एक गैस है, ये जहरीली गैस है जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसका नाम क्यों रखा है, मोनो का मतलब होता है कितना, 1, मोनो का मतलब होता है 1। ये तो मैंने बोल दिया कार्बन। अब यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ कार्बन भी 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 1 है, तो यहाँ 1 है ना, या को बोलेंगे मोनो, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे एक उदाहरण और है, एक उदाहरण जैसे और लें, मैंने लिखा PCl3, सूत्र लिख दिया क्या, PCl3। ये तो हो गया फॉस्फोर, ये पोटेशियम नहीं है, फास्फोरस नहीं, फॉस्फोरस, स्पेलिंग PHO, फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस हो गया, इसको तो बोल दिया मैंने फॉस्फोरस। ये इसको बोलेंगे ट्राई, ट्राई का मतलब कितना होता है, 3। ये हो गया क्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड, फॉस्फोरस। मैंने लिखा PCl5। अब PCl5 जो है, PCl5 के आधार पर नाम अब सभी बच्चे जान गए होंगे, जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उनको पता चल जाएगा, इसका नाम बता सकते हैं खुद भी, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटा। तो कुछ सूत्रों के जब नाम लिखे जाते हैं तो उनमें विज्ञान में जो गिनती है 1 से लेकर के 10 तक वो काम आती है, इसलिए ये गिनती प्रत्येक विद्यार्थी को याद करनी है जो आपके विज्ञान विषय में काम में आती है। अगला जो हमारे पास टॉपिक है, इससे अगला वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन
HYDROCARBONS, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या है, नाम से पता चल रहा है इसका। तो इसकी यदि परिभाषा लिखे तो सरलतम परिभाषा है और सभी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी बता सकते हैं। नाम से देखो, नाम लिखा है हमने हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब कार्बन। इसका मतलब दो ही तत्व हो गए, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और मतलब ऐसे यौगिक, परिभाषा क्या लिखेंगे, ऐसे यौगिक जो केवल किससे बने होते हैं, केवल कार्बन और हाइड्रोजन से, कार्बन और हाइड्रोजन से। ऐसे यौगिक जो केवल मतलब जिनमें कार्बन होना चाहिए और हाइड्रोजन, वो हाइड्रोकार्बन। जैसे इधर अपन देखें, मैंने लिखा CH4, एक सूत्र लिख दिया CH4, इसका नाम है मेथेन, इसका नाम है मेथेन। अभी बताएंगे मेथेन नाम क्यों रखा है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, रटने की कोई बात नहीं है, एकदम समझ में आ जाएगा। अब आपसे ये पूछे कोई, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? क्या ये हाइड्रोकार्बन है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें कार्बन है और क्या है, हाइड्रोजन है। दो ही प्रकार के तत्व हैं, कार्बन और, जैसे मैंने लिखा H2O, ये सूत्र है जल का, पानी का, जिसको वाटर बोलते हैं। ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन नहीं है। मैंने लिखा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि कार्बन तो है लेकिन कार्बन के अलावा हाइड्रोजन नहीं है और उसके साथ ऑक्सीजन और है। जैसे एक सूत्र है हमारे पास C2H5OH, C2H5OH, इसका नाम है एथेनॉल, एथिल एल्कोहल, जिसको सामान्य भाषा में शराब बोलते हैं, मतलब मदिरा, उसका सूत्र है। अब इसको यदि हमसे कोई पूछे कि इसमें ये क्या हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन गड़बड़ ये हो रही है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाइड्रोकार्बन के लिए कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए, वो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो परिभाषा रहेगी, ऐसे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। नाम से पता चल रहा है, हाइड्रो मान हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन। तो पहला पॉइंट परिभाषा के रूप में लिखेंगे, ऐसे यौगिक जो केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये परिभाषा बिल्कुल सरल, इससे सरल परिभाषा विज्ञान में कोई भी टॉपिक की नहीं है। नाम से हाइड्रोकार्बन का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन। दूसरी बात, हाइड्रोकार्बन जो है, इन जो हाइड्रोकार्बन है इनका क्या है, जैसे वर्गीकरण करते हैं, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण का मतलब है क्लासिफिकेशन, मतलब कितने प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये हमारे चैप्टर में अंदर भी है और उसको याद करना पड़ेगा, एक टेबल के साथ माध्यम से इसको बताते हैं।
कार्बन का वर्गीकरण, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। समझाने के लिए हाइड्रोकार्बन लिखा, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा जाता है। मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। एक होते हैं अचक्रीय, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। दूसरे चक्रीय हाइड्रोकार्बन, चक्रीय हाइड्रोकार्बन। मतलब क्या है इसका? कार्बन कार्बन परमाणु से, जैसे एक कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, ऐसे कार्बन परमाणु जुड़ते जाते हैं। लाखों करोड़ों कार्बन जो जुड़ते हैं, इसको बोलते हैं श्रृंखलन का गुणधर्म। कार्बन का कौन सा गुणधर्म? श्रृंखलन। अब क्या है, कार्बन जब जुड़ेंगे तो कार्बन जो जुड़ेंगे वो चक्र के रूप में नहीं होने चाहिए। किसके रूप में नहीं होने चाहिए? चक्र के रूप। चक्र का मतलब गोले में नहीं होने। जैसे ये कार्बन जुड़ रहे हैं, जैसे ये कार्बन जुड़ गए, ये कैसा है? अचक्रीय। चक्र का मतलब गोला नहीं है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। अब एक, जैसे ये 4 कार्बन है और ये 4 कार्बन ऐसे जुड़ गए, ये क्या हो गया? चक्रीय। भाई ये कार्बन यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं वापस आ गया। हम यहाँ से चालू करें ये कोई बिंदु है और इस बिंदु से चलते हुए यदि अपन ऐसे चलें और यहाँ आकर के वापस उसी मूल बिंदु पर, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही बिंदु, मतलब उसी बिंदु पर आ जाते हैं, तो चक्र कहलाता है। तो इसमें जो कार्बन और कार्बन जो जुड़ेंगे वो किसके रूप में नहीं रहेंगे? चक्र के रूप में नहीं रहेंगे, इसलिए अचक्रीय बोला है। इन्हीं का ही दूसरा नाम, इन्हीं का ही दूसरा नाम है विव्रत, विव्रत श्रृंखला युक्त, विव्रत श्रृंखला युक्त। कौन से हाइड्रोकार्बन? विव्रत श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। विव्रत का मतलब होता है जिसमें व्रत नहीं हो। व्रत का मतलब गोले के रूप में नहीं हो, चक्र के रूप में नहीं हो। दोनों एक ही नाम है। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन भी वही नाम है। और देखो, व्रत का मतलब होता है गोला, मतलब चक्र, और उसका अपोजिट होता है विव्रत। विव्रत का मतलब जो गोले के रूप में नहीं हो। इसी का ही दूसरा नाम इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं समव्रत, समव्रत श्रृंखला युक्त, या इनको वलय युक्त भी बोलते हैं। वलय माने होता है रिंग, वलय युक्त। एक ही बात है, वलय मतलब रिंग होता है, वलय का मतलब वलय युक्त। समव्रत श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन भी इनको बोलते हैं, चक्रीय वाले को। हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से दो भागों में। पूरे नाम याद नहीं रहे, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, केवल वो सारणी आपको लिखनी है, वो ऐसे याद करनी है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, चक्रीय हाइड्रोकार्बन। ये अचक्रीय हाइड्रोकार्बनों को पुनः दो भागों में बांटा जाता है। इनको दो भागों में बांटेंगे। एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इन्हीं का ही दूसरा नाम है एल्केन, एल्केन भी बोलते हैं इनको। और दूसरे होते हैं असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन,
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें जैसे उदाहरण है एल्केन श्रेणी के सदस्यों में, उदाहरण अभी समझाएंगे। इनके सदस्यों के नाम के मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ऐसे नाम आएंगे। एक दो नाम जैसे यहाँ लिख दिए, मैथेन, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, दो तीन नाम लिख करके हमने लिख दिया इत्यादि, इत्यादि। फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इनको पुनः फिर दो भागों में बांटते हैं। इनको पुनः कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। एक तो होते हैं एल्कीन, एल्कीन, और दूसरे होते हैं एल्काइन। असंतृप्त को कितने भागों में? दो भागों में बांटेंगे, एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। अब इनमें नामकरण कैसे करते हैं? जैसे यहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था, ये एल्केन है। एल्केन का मतलब है इसमें अनुलग्न, अनुलग्न का मतलब होता है जो नाम के पीछे लगता है, एन लगता है, एल्केन। तो इनमें सब में देखो, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, एन लगा दिया। इसमें क्या है? इसमें यदि अपन देखें तो पीछे जो नाम के पीछे आवाज़ आ रही है वो ईन, एल्कीन। लेकिन शर्त ये एक कार्बन का है, ये एक कार्बन है, इसमें एक कार्बन होता है, इसमें दो होते हैं, इसमें तीन होते हैं, इसमें चार होते हैं। ये एक कार्बन से स्टार्ट हो जाता है। एल्केन श्रेणी कितने कार्बन से स्टार्ट होती है? एक कार्बन से। लेकिन एल्कीन श्रेणी के लिए कार्बन कम से कम चाहिए कितने? दो। और एल्काइन के लिए भी कम से कम कितने चाहिए? दो। तो यहाँ मैथीन नहीं बनेगा और ना एथीन, मतलब मैथाइन होता है। यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। जैसे एक आध दो नाम लिखने हैं, एथीन, प्रोपीन इत्यादि लिखें। ऐसे ही इसमें लिखेंगे, जैसे एथाइन, आइन लगाएंगे इसमें, प्रोपाइन, प्रोपाइन इत्यादि लिख देंगे इसमें भी। तो एल्कीन श्रेणी के सदस्य हैं। एल्कीन में तो इन लगाएंगे अनुलग्न के रूप में नाम के पीछे, लेकिन शर्त कार्बन परमाणुओं की संख्या कम से कम दो। एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन। और एल्काइन श्रेणी के सदस्य रहेंगे एथाइन, प्रोपाइन, आइन लगेगा, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। चक्रीय हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांट, अचक्रीय तो हो गया पूरा। चक्रीय हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटते हैं। एक होते हैं एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। और दूसरे होते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। चक्रीय हाइड्रोकार्बनों को दो भागों में बांटेंगे, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और दूसरे होते हैं एरोमेटिक। अब एलिसाइक्लिक में क्या है? एली का मतलब होता है, हमारे किताब में पूरा डिटेल नहीं दे रखा है, एली का मतलब होता है एलिफेटिक। एली का मतलब होता है एलिफेटिक, एलिफेटिक से बना है एली। साइक्लिक, साइकिल, साइकिल मतलब चक्र, मतलब कार्बन जुड़ेंगे किसके रूप में? चक्र। तो पूरा नाम इसका जो है हिंदी में आएगा एलिफेटिक चक्रीय हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक चक्रीय हाइड्रोकार्बन। और उदाहरण जो है इनके नाम में क्या है? साइक्लो शब्द लगते हैं। एल्केन श्रेणी के जो सदस्य हैं एल्केन के,
इनके नाम से पहले साइक्लो लगते हैं, लेकिन कार्बन 3 से चालू होते हैं। जैसे प्रोपेन यहाँ से चालू होगा, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोओक्टेन, साइक्लोनोनेन और साइक्लोडेकेन। अब हमारे जो उदाहरण दे रखा है वो है साइक्लो, मतलब कार्बन 6 कार्बन का है, तो 6 कार्बन का हेक्सेन, हेक्सेन के आगे साइक्लो लगाएंगे तो क्या आएगा, साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ लिखेंगे जैसे साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन। और इसका एरोमेटिक का उदाहरण दे रखा है बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन। तो ये हमारे जो है हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण है। ये हाइड्रोकार्बन की टेबल याद करनी पड़ेगी, बिल्कुल सरल टेबल है। याद करके रफ कॉपी में इसको 1 आध 2 बार लिखेंगे तो सभी बच्चों को याद हो जाएगी। सभी विद्यार्थियों से मैं फिर निवेदन करता हूँ, जो ऑनलाइन क्लास डेली चल रही है उसको किसी भी कंडीशन में, कोई भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं है, अच्छी तरह याद करना है और मनोरंजन के रूप में याद करना है। एक मेंटली परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। ऑफलाइन क्लास है उसकी तरह पढ़ाया जा रहा है, खूब समझ में आ जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे कोर्स होता जाएगा वैसे वैसे पूरा कोर्स याद हो जाएगा। सभी कक्षाएं जो भी, जैसे अंग्रेजी की भी चल रही हैं क्लासें और मैथ की भी है, साइंस की मैं खुद ले रहा हूँ, सभी समझ में आ रही है। यदि समझ में नहीं आती है तो सनराइज़ पब्लिक स्कूल कठुमर के जो डायरेक्टर साहब हैं तारेश जी, उनके पास में आप जो है कंप्लेंट कर सकते हैं। यदि कोई जैसे सही तरीके से वीडियो नहीं आ रहा है, या मैथ समझ में नहीं आ रही है, या साइंस समझ में नहीं आ रही है, या कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।